हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। वो आप यूपी टीजीटी ले लीजिए या फिर पीजीटी लीजिए या डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस, कोई भी आप राइटर ले लीजिए, वर्ड्सवर्थ आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। की पॉइंट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ। 7 अप्रैल 1770 में कोकर माउथ, क्यूम्बरलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में, जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। जो उनकी डेथ हुई है वो 23 अप्रैल 1850 में हुई है, ड्यू टू डिजीज ऑफ प्लेरिजी एट द एज ऑफ 18, राइडल, वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में। प्लेरिजी जो लंग्स का जो इन्फेक्शन हो, जो डिजीज होती है, उसको प्लेरिजी बोलते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनके, जॉन वर्ड्सवर्थ है और एनी कोक्शन उनकी माताजी का नाम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है वो डोरथी उसका नाम है, जो काफ़ी क्लोज रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। जॉन वर्ड्सवर्थ उनके जो भाई है, जिनका एक इंसिडेंट हुआ था कि जो वो जहाज में डूब गए थे, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो उसका नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, जो 1805 ईस्वी में जिनकी डेथ हो गई थी डूब के मरने से। 1802 में शादी की थी मैरी हचिनसन से। मैरी हचिनसन ने 1850 में, जब उनकी डेथ हो गई थी वर्ड्सवर्थ की, उसके 2.5-3 महीने बाद में जो है पब्लिश किया था प्रील्यूड को। मैरी हचिनसन के द्वारा वो पब्लिश किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु विद सैमुअल टेलर कोलेरिज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलेरिज को श्रेय जाता है रोमांटिक एज का। रोमांटिक जो एरा स्टार्ट हुआ था वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलेरिज के द्वारा किया गया था, और जो उनकी कंपोजिशन आई थी कि जॉइंट पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेड 1798। वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नस ओपस है, वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नस ओपस है वो किसको कंसिडर किया जाता है? द प्रील्यूड को जो है मैग्नस ओपस कंसिडर किया जाता है। ये इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, जो उनके अर्ली ईयर्स, जो उनके चाइल्डहुड के जो डेज थे, जो उनकी जवानी के दिन थे, वो उसमें प्रील्यूड में डिस्क्रिप्शन किया गया था। एक्चुअल में जो प्रील्यूड था, उनका एक इंटेंशन ये था विलियम वर्ड्सवर्थ का कि वो एक अपनी पूरी होल लाइफ पे कुछ 3 बुक रिवाइज करे, या सॉरी डिस्क्राइब करे। जो पहली बुक थी प्रील्यूड, जो सेकंड बुक थी वो थी एक्सकर्सन, और जो तीसरा पार्ट था वो कभी आ ही नहीं पाया, और इसको पूरा जो टाइटल दिया था उन्होंने दिया था द रिक्लूज को, कि द रिक्लूज के 3 पार्ट थे, प्रील्यूड और एक्सकर्सन, लेकिन थर्ड पार्ट कभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए प्रील्यूड और एक्सकर्सन ही, रिक्लूज के जो 2 पार्ट थे वो पब्लिश किए गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। प्रील्यूड 1805 में कंप्लीट कर लिया था, और एक्सकर्जन 1814 में, लेकिन जो पब्लिश हुआ था प्रील्यूड वो किया गया था मैरी हचिनसन के द्वारा 1850 में। After the Robert Southey, Wordsworth has poet laureate from 1843 until his death from pleurisy on 23 अप्रैल 1850 में। वहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट चुना गया था। कब चुना गया था? 1843 में, जब रॉबर्ट साउथे की डेथ के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ को चुना गया था। और जैसे कि 1843 में पोएट लॉरेट बने और 1850 में इनकी डेथ हो गई। फिर 1850 में अगर कोई क्वेश्चन पूछे फिर पोएट लॉरेट कौन बना था, तब टेनिसन बने थे, लॉर्ड टेनिसन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ डेब्यू एज ए राइटर इन 1787 में इन्होंने एक सोनेट लिखा था द यूरोपियन मैगजीन में, वहां से इन्होंने अपना डेब्यू किया था सोनेट से 1787 में। फिर 1793 में सादा फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन द कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। 1793 में जब इनका जो पहला जो पब्लिकेशन था पोएम्स का, जो पहला डेब्यू था, वो सोनेट के लिखा था उन्होंने यूरोपियन मैगजीन में। लेकिन जो उनकी पहली पोएम थी वो थी एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो 1793 में है, और बोला जाता है कि उस टाइम पे ये जो है फ्रांस में थे, वो विजिट की थी इन्होंने, तब ये कंपोजिशन की गई थी डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट इट वाज आल्सो इन 1795 दैट ही मेट एसटी कोलेरिज। 1795 में ये एसटी कोलेरिज से मिले थे, जो फिर बाद में उनके फ्रेंड्स बने थे, और तभी 1798 में उन्होंने लिरिकल बैलेड, जो इनका एक जॉइंट पब्लिकेशन किया था लिरिक बैलेड का, तो 1795 में फर्स्ट टाइम एसटी कोलेरिज से मिले थे।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, लिरिक बैलेड्स विद ए फ्यू अदर पोएम्स. It is a collection of poems by William Wordsworth S.St. Coleridge, first published in 1798, generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. जो हम पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जो से शुरुआत हुई थी रोमांटिक एरा की, जो किया गया था एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. द एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड के कितने एडिशन आए ये इसमें दिखाया गया है. द फर्स्ट एडिशन 1798, जो पहला एडिशन था वो 1798 में आया था. ये एडिशन जो रिटर्न किया गया था एस टी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया था. लिरिक बैलेड इज द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या है, वो है लिरिकल बैलेड. द फर्स्ट एडिशन हैज कंटिन्यू, इस पहले जो एडिशन आया था उसमें 23 पोएम थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ की थी कुल 19 पोएम, और जो एस टी कोलरिज की पोएम्स थी वो थी 4. और उसमें जो सबसे पहली जो पोएम थी, जो शुरुआत की गई थी लिरिकल बैलेड की, वो जो एस टी कोलरिज की 2 पोएम थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये सबसे पहली पोएम थी 1798 एडिशन की लिरिकल बैलेड की. और जो समापन हुआ था इस एडिशन का, फर्स्ट एडिशन का, वो था वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे, जो हमारे सिलेबस में है. सेकंड एडिशन आया लिरिकल बैलेड का 1800 में. सेकंड एडिशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको पब्लिश किया गया 1800 में. महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ ने इंक्लूड किया था एडिशनल पोएम्स को, और उसमें वो एक पोएटिक प्रिंसिपल से लेकर आए थे. तो फ्रेंड्स, पोएटिक प्रिंसिपल अगर ऐड किया गया तो वो सेकंड एडिशन में ऐड किया गया. जो थर्ड एडिशन था 1802 में इन्होंने पोएटिक डिक्शन को लेकर आए थे. ध्यान रखना, पोएटिक प्रिंसिपल आया था 1800 में, और 1802 में आया था पोएटिक डिक्शन. द फोर्थ एंड फाइनल जो एडिशन आया था वो आया था 1804 एडिशन बोलते हैं, जो पब्लिश हुआ था 1800, सॉरी फ्रेंड्स, ये 1805 कर लीजिए आप इसको, 1805. अब चलते हैं फ्रेंड अपनी पोयम पे. लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे, जो एग्जाम पॉइंट है. समरी में पहले आपको एग्जाम पॉइंट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको समरी बताऊंगा, टेक्स्ट को एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से. सो पहला पॉइंट है द फुल टाइटल ऑफ दिस पोयम इज. पहले टाइटल से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो फुल टाइटल है लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन, वो क्या है? लाइन्स रिटन या फिर और कंपोज ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13 1798. ये इसका फुल टाइटल है, ये अच्छे से देख लेना. सेकंड पॉइंट, टिंटन एबी क्या है? टिंटन एबी एक बिल्डिंग का नाम है, लेकिन इस बिल्डिंग के रूप में इस पोएम में इसका कहीं एक्सप्लेन या डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है, और जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग है टिंटन एबी की. नेक्स्ट, इट वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ आफ्टर ए वॉकिंग टूर विद हिज सिस्टर इन द सेक्शन ऑफ द वेल्स बॉर्डर. और ये जब लिखी गई थी तो जो वर्ड्सवर्थ मोहदे हैं वो डोरथी के साथ में जा रहे थे, तब ये लिखी गई थी. द पोएम हैज बीन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड द कंट्री साइड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. और जैसे कि ये लैंड इसके पोएम है, और जो वे द रिवर की जो काउंट्री साइड है वहां का जो है डिस्क्रिप्शन इस पोएम में किया गया है. The poem has its roots in Wordsworth's personal history. He had previously visited the countryside on the banks of the river. Generally होता क्या है, वे जो काउंट्री साइड है बैंक ऑफ द रिवर वे की, वर्ड्सवर्थ की ये पर्सनल हिस्ट्री पे डिपेंड, पर्सनल हिस्ट्री से जुड़ी हुई है. क्योंकि 5 साल पहले, और इसकी पहले ही स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी किया गया है कि 5 years have been passed. तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वो उनकी पर्सनल हिस्ट्री को टच करता है, क्योंकि 5 साल पहले अगस्त 1793 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे आए थे, और दोबारा जब उन्होंने रिविजिट किया जुलाई 13 1798 में आके, तब जो है इस टिंटन एबी पोएम को उन्होंने कंपोज किया था. द पोएम इज रिटन इन टाइटल स्ट्रक्चर डेकासिलेबिक. इसका स्ट्रक्चर है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. ब्लैंक वर्स होता क्या है? ब्लैंक वर्स होता है फ्रेंड जो अनराइम होता है, जो अनराइम होता है, और आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं. और डेकासिलेबिक एक मेट्रिकल लाइन होती है जिसमें 10 सिलेबल होते हैं, उसको डेकासिलेबिक बोलते हैं. एंड कंप्रोज वर्स पैराग्राफ. वर्स पैराग्राफ होता है, वर्स पैराग्राफ वैसे तो बोलते हैं स्टैंजो को, लेकिन इसमें भी स्टैंजा होता है जिसमें कोई रेगुलर नंबर ऑफ लाइंस नहीं होती स्टैंजा की, वो प्रॉपर स्टैंजा नहीं होते, उसको वर्स पैराग्राफ्स बोलते हैं. तो जो ये पोएम स्ट्रक्चर की गई है वो डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में की गई है, साथ ही वर्स पैराग्राफ आपको उसमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, इट कंटेन्स सम एलिमेंट्स ऑफ द ओड
एंड ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब कुछ एलिमेंट्स इसमें बोला जाता है कि ओड के एलिमेंट और कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओड होता क्या है? ओड एक लिरिक पोएट्री की टाइप होती है जो एंशियंट ग्रीस की जो ओरिजिन है ओड। और ओड होता क्या है? जब किसी की प्रशंसा की जाए, कि कोई ग्लोरीफाई इवेंट की जाए, कोई इंडिविजुअल कोई इवेंट को सेलिब्रेशन किया जाए, वो ओड होता है। और इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया जाता है नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। एक क्लासिक कोड मस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद द पिंडारी कोड। अगर लिटरेरी टर्म्स का ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि क्लासिक ओड क्या है या फिर ओड क्या है, तो ये एक इसे पिंडारी कोड भी बोला जाता है। और प्रॉपर से मैं बहुत प्रीवियस क्लासेस में पिंडारी कोड के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बता भी चुका हूँ। और ये इसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोपे, द एंटीस्ट्रोपे एंड द इपोड। स्ट्रोपे का अगर मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। जो स्ट्रोपे होता है, स्ट्रोपे क्या है कि वो राइट से जो लेफ्ट जो मूव किया जाता है वो स्ट्रोपे होता है। एंटी स्ट्रोपे इसका अपोजिट हो जाता है, जो लेफ्ट से राइट मूव किया जाता है। और जो इपोड होता है, इपोड जो स्टिल होता है, जो सेंटर में मूव होता है, जो स्टिल स्टैंड होते हैं, उसको जो है इपोड बोला जाता है। नेक्स्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक लिटरेरी टर्म है, जो एक टाइप ऑफ पोएट्री है। जो क्या होता है, इसमें एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है और वो एड्रेस करता है, इंटरेक्ट करता है अदर्स को। वो स्पीकर भी होता है, वो पोएट भी हो सकता है, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। नेक्स्ट, इट हैज 5 स्टैंजाज। जो हमारी पोयम है टिनटिन अबे, वो क्या करती है, उसके 5 स्टैंजा है ऑफ जिसकी अलग अलग लाइन्स है। जो सबसे शॉर्टेस्ट स्टैंजा है उसमें 9 लाइन्स है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंजा है उसमें 54 लाइन्स है फ्रेंड। It is composed in blank verse, which is name used to describe unrhymed lines in iambic pentameter। कोई पूछे तो कौन से यूज किया? ऑफ कोर्स जो ब्लैंक वर्स होता है वो अनराइम होता है और वो iambic pentameter में कंपोज किया होता है। दिस पोएम हैज 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन इस पोएम के। ये पूरा सब्सटेंस है 5 सेक्शन का। इसको आप अगर अच्छे से करोगे तो निश्चित रूप से ये आपकी बहुत हेल्प होगी जब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे। सो फर्स्ट सेक्शन क्या डिस्क्राइब करता है फ्रेंड्स? ये एम्फोसाइज करता है पैसेज ऑफ टाइम को। जैसे 5 साल पहले 1793 में पोएट के द्वारा वे बैंक को विजिट किया गया था। 5 साल के बाद पोएट आ रहा है और वो उसी 5 टाइम्स का जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करता है कि आफ्टर 5 समर, आफ्टर 5 विंटर। तो जो टाइम का जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो फर्स्ट सेक्शन में किया गया है। सेकंड सेक्शन पोएट को रियलाइजेशन कराता है ब्यूटीज फॉर्म ऑफ नेचर का, और साथ में जो मिस्टिकल अवेयरनेस होती है जब वो दुखी हो जाता है शहर की लाइफ में और इन सब चीज़ों में, तब वो एक मिस्टिकल अवेयरनेस होती है उसे नेचर के रिगार्डिंग, जो उसको स्मूथ फील कराती है। थर्ड सेक्शन इट्स कंटेंट्स ए काइंड ऑफ डाउट। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कवि के मन में कि जब वो 5 साल पहले आता है तब वो छोटा होता है। तो जब वो नेचर का प्रॉपर तरीके से इतना कह सकते हो कि नेचर के बारे में इतना डीपली उन्हें नहीं पता था। और 5 साल के बाद वो आ रहे हैं और अपनी चाइल्ड उसकी मेमोरी को जो थोड़ा सा इनविजिबल हो चुकी है, तो उसको डाउट लगता है कि इतने तमाम दुख है, जैसी जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है लाइफ में तो तमाम प्रॉब्लम स्ट्रगल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो नहीं डर, लेकिन फिर अगले ही पल जो है पोएट वो मेमोरीज को फील करते हैं और नेचर की जो इम्पोर्टेंस है उसको फील करते हैं, और जो वो डाउट्स हैं उनके वो सब दूर हो जाते हैं। थर्ड सेक्शन इसी का डिस्क्रिप्शन करता है पोएम में। जो फोर्थ सेक्शन है फ्रेंड्स, द पोएट हैज बिकम सीरियस एंड परप्लेक्स्ड, द नेचर गिव्स हिम करेज एंड स्पिरिट इनफ टू स्टैंड देयर विद अ सेंस ऑफ डिलाइट एंड प्लेजर। वही है, जब इंसान बड़ा होगा उस पर दायित्व का भार होगा, तो उस फोर्थ सेक्शन में भी ये चीज़ें बताई गई है। और वो सीरियस और परप्लेक्स हो जाता है, और फिर पोएट बोलते हैं कि इन सब चीज़ में वही नेचर आता है, मतलब नेचर का इम्पोर्टेंस होता है और जो डिलाइट और प्लेजर फील कराता है। और साथ में पोएट रिमेम्बर करता है अपने बॉयज दिनों को, जब वो नेचर को इतने डीप तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन अब उन्होंने डीप तरीके से नेचर को समझा है। तो वो जितने भी पेन और जो कॉम्प्लेक्सन है लाइफ के, वो नेचर के द्वारा उन्हें जो है वो आनंद में बदले जा सकते हैं। ये इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन फोर्थ सेक्शन में किया गया है पोएट के द्वारा। जो फिफ्थ सेक्शन है वो एड्रेस करते हैं, जो मेनली एड्रेस करते हैं अपनी यंगर सिस्टर डोरथी को, क्योंकि डोरथी के साथ में वो जा रहे होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वो उसको सलाह देते हैं कि नेचर आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। जब आप अकेले पड़ जाओ तब आपको जो है नेचर आपके लिए एक हील का काम करेगा।
और नेचर कभी भी बिट्रे नहीं करता। और वो बोलते हैं ना कि एक लाइन आती है, वो नर्स है, गार्जियन है, मदर है, वो सब नेचर है। तो वो डोरथी को समझाते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई इविल या कोई भी स्ट्रगल, कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो हमेशा हमें नेचर से सीखना चाहिए। और ये फिफ्थ, और साथ ही साथ में जो ये जो टच करता है, जो फिफ्थ सेक्शन टच करता है, वर्ड्सवर्थ ने इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स दिया हुआ है। उनका कहना है कि जो नेचर की जो ब्यूटी फॉर्म है, निश्चित रूप से वो इम्प्रेसिव करती है पोएट को, लेकिन उनकी जो नेचर के प्रति जो उनकी आस्था है, एक एज ए रिलीजियस पॉइंट वो कन्वर्ट हो जाती है और वो स्पिरिचुअलिज्म तक पहुंच जाती है। 5 सेक्शंस करने के बाद जो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं फ्रेंड। जो साइलेंट लिसनर है इसमें डोरथी है। पोएम एक्सप्रेसेस वर्ड्सवर्थ पैंथेटिस्टिक फिलोसफी को एक्सप्रेस करती है। पैंथेटिस्टिक क्या होता है? इट इज बिलीव दैट द यूनिवर्स एंड द कॉस्मोस इज आइडेंटिकल विद डिवाइनिटी एंड सुपरनेचुरल बीइंग। पैंथेटिस्टिक जनरली आप कह सकते हो जो स्पिरिचुअलिज्म का जो टच होता है पोएम को, उसको पैंथेटिस्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट ये कन्वर्सेशन पोएम है। कन्वर्सेशन पोएम इसलिए है क्योंकि लिरिकल बैलेड 1798 में कंपोजिशन की गई थी और साथ में एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिली, इसलिए कन्वर्सेशन पोएम्स को बोला जाता है। लैंडस्केप पोएम है, पेस्टोरल पोएम कह सकते हो। लैंडस्केप पोएम जनरली बोला जाएगा कि जो ट्रोफिग्राफिकल पोएट्री है, नदी, पर्वत, झरने, पहाड़ी, पेड़ पौधे, सब वो जो लैंडस्केप, उसमें जो सुंदर डिस्क्रिप्शन किया गया है नेचर के, इसलिए इसको लैंडस्केप पोएम बोला जाता है, जिसको लोको डेस्क्रिप्टिव पोएट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिस पोएम offers a graphic account of the evolution of the poet's attitude towards nature. 3 stages can be traced during this evaluation. अब पोएट के द्वारा 3 स्टेज दी गई है। जो इवोल्यूशन, क्या इवोल्यूशन होता है, जो कर्मिक रूप से, जो विकास कर्मिक रूप से जो पोएम आगे को चलती है, उसको इवोल्यूशन बोलती है। तो इस इवोल्यूशन को 3 स्टेज में बांटा गया है। जो फर्स्ट स्टेज क्या मार्क करती है, वो करती है एनिमल मूवमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड। जो वर्ड्सवर्थ है, जब वो पहले आते हैं, जब वो छोटे होते हैं, वो नेचर को देखते हैं कि वो बिल्कुल फ्रीडम फील करते हैं, जैसे एक जानवर का बच्चा आता है और उसे वो छोटी-छोटी बातों से डर भी जाता है, लेकिन खुला फ़ील करता है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो अपनी जो फर्स्ट स्टेज है, अपनी चाइल्डहुड की जो उनकी मेमोरी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने मार्क की है। और उसमें उनकी डिस्क्रिप्शन का बताया है कि जो नेचर की जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन वो डीपली तरीके से वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। एक एनिमल मूवमेंट्स के तहत है कि जैसे कि एक डव होता है, हिरन होता है, और वो खुला, उससे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अपने खेल के रिगार्डिंग ही एंजॉय करता है। तो वो ये सब चीज़ फर्स्ट स्टेज में पोएट के द्वारा दी गई है। सेकंड स्टेज इज मार्क्ड बाय हिज पैशनेट लव फॉर द सेंसस ब्यूटी ऑफ नेचर। सेकंड स्टेज में जब विलियम वर्ड्सवर्थ 5 साल बाद विजिट करते हैं और वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हैं, और वो जिनमें उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, स्ट्रगल, पेन, ये सब चीज़, लेकिन फिर बाद में वो मेमोरीज को याद करते हैं, नेचर की मेमोरीज को याद, और फिर उसके प्रति एक पैशनेट लव को रिवील करते हैं। ये सेकंड स्टेज में दिखाया गया है। Third stage had the description of sensuous enjoyments of nature और finally replaced by the spiritual perception। वही जो मैंने फिफ्थ सेक्शन में भी बात की थी कि जो थर्ड स्टेज है वो शो करती है जो नेचर की जो ब्यूटी फॉर्म है, वो कन्वर्ट हो जाती है स्पिरिचुअल परसेप्शन में। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं दैट आई एम द वर्शिपर ऑफ नेचर। वो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार कोई धार्मिक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, उसी प्रकार जो है मैं नेचर की पूजा करता हूँ। द पोएट फाउंड दैट मैन हैड मच टू लर्न फ्रॉम नेचर। वो बोलते हैं कि आदमी मैं नेचर के द्वारा ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सीख सकता है, और वो उसके दुख में, उसके पेन में जो है हीलिंग का काम करती है। और ये बोला गया है कि मैंस प्राइम टीचर, जो नेचर है वो मैंस का प्राइम टीचर है। नेचर वाज नाउ द सोल ऑफ ऑल इज मोरल बींग्स। नेचर बिकम द एंकर ऑफ हिज प्योरेस्ट थॉट्स एंड द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ हिज हार्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। नेचर वाज नाउ द सोल ऑफ ऑल इज मोरल बींग्स, और नेचर एक एंकर है उनके प्योरेस्ट थॉट्स का, नर्स है, गाइड है और गार्जियन है। ये थर्ड स्टेज का डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel guys. Thank you, good night.